हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक डाउट क्वेश्चन आया है और ये डाउट क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, two point charges of unknown magnitude and sign are placed some of the distance apart. The intensity of the electric field is zero at the point on the line joining them. अब इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है बिटवीन देम एट अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि उन दोनों चार्जेस के बीच में एक मिड पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हमें उसके मैग्नीट्यूड को बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और उनके साइन को भी बताना है कि उनका साइन क्या होगा। दूसरा हमें ये बताना है नॉट बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं होना चाहिए, या ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि उसके मिड पॉइंट को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट देयर साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस इन ईच केसेस। तो हमें इन दोनों केसेस में क्या करना है ये बताना है। तो ये बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। इसमें आपके अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा बस रीजनिंग आप इसमें करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने आर मान ली है, ये इसका मिड पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे पढ़ रखा है, इस तरह से आप जानते हैं। इस तरह से पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो ये चांसेस ही नहीं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास दो ऐसे चार्जेस हैं जो अपोजिट नेचर के हैं, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है, तो उनके बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। मतलब उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके क्रॉस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, ये तो पहला पहला मैंने आपको समझा। दूसरा केस आप जानते हो कि अगर आपके पास दो सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस इस तरह से मुड़ जाएंगी तो यहाँ इसके बाइसेक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अब ये दो कॉन्सेप्ट से आपके समझ में आया होगा कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपके पास अपोजिट चार्जेस होते हैं तो कभी भी उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को अपोज करती हैं, तो उसके बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मुड़ जा रही है लाइन, तो यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। सबसे पहला है कि आप बताइए क्या कंडीशन होगी जब उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो इसका आंसर नंबर फर्स्ट है, इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है कि चार्जेस जो शुड बी सेम, चार्जेस शुड बी सेम। ठीक है, मतलब ये क्या होने चाहिए, सेम नेचर के होने, सेम नेचर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि दो चार्जेस के बीच में मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो ऐसे केसेस में आपको ये चाहिए कि वो दोनों चार्जेस कैसे हों, वो सेम नेचर के हों। उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। इज दैट क्लियर। सेकेंड जो कंडीशन होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे जीरो हो तो इसके लिए इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q2 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ऐसे केसेस में जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि मिड पॉइंट में दो चार्जेस को मिलाने वाली जो मिड पॉइंट है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन कोई भी जो है कंडीशन या अरेंजमेंट सेटिस्फाई करता है तो ऐसे केसेस में आपका जो है होगा मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब आंसर नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऐसी कंडीशन बताइए जहां पर उन दोनों के बीच में ना हो या अदर देन मिड पॉइंट हो, है ना। जैसे अगर आपके पास पहला चार्ज यहाँ पे Q1 है और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस r है। अब आपको कोई एक आउटसाइड पॉइंट चूज़ करना है। मान लीजिए ये आउटसाइड पॉइंट है आपका और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है और ये Q2 इससे x डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए।
अब सबसे पहला जो इसकी सबसे पहली कंडीशन है, देखिए अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसका मतलब ये चार्जेस कैसे होंगे? अभी मैंने आपको बताया ये अपोजिट नेचर के होंगे, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होगी? अगर आप ऐसा चाहते हो कि आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, तो ऐसी सिचुएशन में या और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों ये जो चार्जेस होना चाहिए वो अपोजिट नेचर के होने चाहिए। सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, तो अपोजिट नेचर के होने चाहिए, मतलब कि एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए। ठीक है, अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो हम आसानी से जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए x डिस्टेंस पे यहाँ पे है और x डिस्टेंस से इधर की तरफ आप मान लो। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी। अब आप जानते हो कि एक चार्ज के चारों तरफ r डिस्टेंस पे यहाँ निकालो या यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, वैल्यूज़ की एक जैसी आती है। तो अगर मैं ई नेट निकालूँ, तो अगर मैं Q1 के लिए निकालता हूँ तो के Q1 के जहाँ पे कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी r प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के माइनस Q1, क्योंकि आपको पता है कि एक चार्ज प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू, देखो ये डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन r प्लस एक्स, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये स्क्वायर में है बेसिकली, ठीक है स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो कंडीशन हमने डिराइव कर ली। अब हमें ये बताना है कि Q1 और Q2 में कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा होगा, तो ये हमें देखना है, या मैग्नीट्यूड में इनके क्या अंतर होगा। तो आपको पता है कि r प्लस एक्स इज हमेशा ग्रेटर होगा आपका r माइनस एक्स के, क्योंकि इसमें r कुछ प्लस किया जा रहा है और यहाँ से r में कुछ माइनस किया जा रहा है। तो r प्लस एक्स का स्क्वायर इज़ मच मच ग्रेटर देन r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें, r प्लस एक्स का स्क्वायर, आप जानते हो रेसिप्रोकल में वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, ये आपको पता है। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो है ये डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो Q1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ये Q2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। तो ये कंडीशन आ गई कि Q1 जो होना चाहिए वो हमेशा Q2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जो Q1 चार्ज होगा वो Q2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और जो ये पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट को आप निकाल रहे हो वो हमेशा नियर होगा, क्लोज़र होगा। किसके क्लोज़र होगा, Q2 के क्लोज़र होगा, छोटे वाले चार्ज के क्या होगा, क्लोज़र होगा। ठीक है, ये छोटे वाले चार्ज के क्या होगा, क्लोज़र होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू अगर कम होगी, x की वैल्यू कम होगी तभी ये वैल्यू ज़्यादा हो पाएगी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, कम होनी पड़ेगी। इसलिए ये जो पॉइंट होगा हमेशा क्लोज़र होगा, किसके, छोटे वाले चार्ज के। तो यहाँ पे Q1 जो होगा वो बड़ा होगा और Q2 क्या होगा, क्लोज़र होगा, छोटा होगा, और हमेशा जो x वाली वैल्यू होगी वो Q2 के क्या होगी, करीब होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार इसको फिर से एनालाइज करिए आप।